आज जो जनतंत्र संवाद की साप्ताहिक परिचर्चा है, उसके वक्ता हैं सुनीलम जी और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। आज का विषय है जातीय जनगणना। जनगणना के संदर्भ में जातियों का उल्लेख होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये आज का एक ज्वलंत प्रश्न बना है। उसे प्रश्न लगातार ज्वलंत रहा है, लेकिन आज चूंकि जनगणना का वक्त है, इस कारण से और ज्यादा ज्वलंत होकर आया है। जातियों की जनगणना, जाति आधारित जनगणना और सभी जनगणना में सभी व्यक्तियों की जाति का उल्लेख होना क्यों जरूरी है, होना ही चाहिए, एक जरूरी दायित्व है। इस संदर्भ में आज के वक्त और उसमें क्या क्या अन्य सुझाव है, इस प्रश्न पर इसके जितने आयाम है उस पर अपनी बात वक्तागण रखेंगे। हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो एक बार आप सभी आयोजकों का आभार कि आज आपने इतने खास दिन को याद करने के लिए चुना है और उसमें मुझे आमंत्रित किया है। आज का दिन हमारे पूरे वजूद के लिए बहुत अहम दिन है। मैं खासकर जब बात कह रहा हूं कि मंडल कमीशन के लागू होने का और जाति जनगणना, जिस पर मुझे लगता है कि आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस लिहाज से ये बहुत अहम दिन है क्योंकि अगर इस पूरे देश के बनने की प्रक्रिया पर बात करें कि बाबा साहब ने संविधान लागू होने के वक्त जो एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का राइट तो दे दिया, मगर अगर इस समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो इस लोकतंत्र की कोई अहमियत, कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो पहली परिघटना इस देश के हजारों साल के इतिहास को बदलने की थी, वो संविधान के लागू होने की थी, 26 जनवरी 1950। उसके बाद के भारत को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिघटना मिलेगी वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने की। तो आज वो दिन है, 7 अगस्त का दिन है, जब 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब ये अलग बात है कि 40 सिफारिशों में से केवल 2 को लागू किया गया, जिसमें सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में ओबीसी तबके को उनकी आबादी जो मंडल कमीशन में बताई गई थी 52%, उसके आधे लगभग 27% आरक्षण दिया गया। तो यह सवाल केवल आरक्षण का नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि असल में ये जो लड़ाई है ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, हिस्सेदारी, हक हुकूक की लड़ाई है। तो मंडल कमीशन के लागू होने का दिन केवल इसलिए नहीं याद किया जाना चाहिए कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिल गया सरकारी शिक्षा और नौकरियों में। मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे दिन को इस रूप में याद किया जाना चाहिए कि इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में बाबा साहब ने जो बात कही थी या जो सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं ने बात कही थी कि राष्ट्र का मतलब केवल एक भूगोल और एक लोगों के समूह का होना नहीं है। राष्ट्र का मतलब यह है कि इस देश के सत्ता संसाधन में हिस्सेदारी हर वर्ग की सुनिश्चित हो। दूसरी बात कि राष्ट्र को चलाने वाली जो जगहें हैं, जहां से राष्ट्र के लिए नीतियां बन रही हैं, कानून बन रहे हैं, उनको लागू किया जा रहा है, उसमें भागीदारी सबकी है कि नहीं, उससे तय होता है कि राष्ट्र बन रहा है कि नहीं। मसलन दार्शनिक रूप से कहें तो वो लोगों का जो समूह है वह क्यों एक दूसरे से जुड़े कि हम एक राष्ट्र है, क्योंकि वह सुख दुख इन और साझा खाब का एक समूह होता है कि हम अगर किसी दूसरे पहचान के समूह के खुशियों में खुश होना या उनके गम में गमजदा होना, उनके दुखों में शरीक होना, अगर हम यह करते हैं तब हम एक राष्ट्र हैं। अगर हम एक साझा ख्वाब देखते हैं कि हाँ हमारी लड़ाई, हमारा वजूद कहीं ना कहीं आकर के एक साझा जगह पर होता है, तब हम एक राष्ट्र हैं। तो इस पूरे संकल्पना में आप जब मंडल कमीशन की बात करेंगे तब आपको लगेगा कि यह केवल आरक्षण की बात नहीं,
पहली बात तो ये कि मंडल कमीशन में जो आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, सरकारी स्कूलों की तरह से सरकारी कोचिंग सेंटर पिछड़े वर्ग के लिए, और तमाम चीजों में जो जो वित्तीय निगमों की स्थापना होना था, प्रौढ़ शिक्षा की बात होनी थी, सब कुछ एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो कुछ हो सकता था वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 40 अनुशंसाएं थी, जिनमें से केवल 2 को लागू किया गया। तो बाकी जो छोड़ दिया गया वहां है राष्ट्र निर्माण, जिस पर आप बात ही नहीं हो रही। पहले के लोगों ने भी कम बात की, और अब जब एक व्यक्ति जब चुनाव के वक्त खुद ही बताता है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, मैं पिछड़ी जात से आता हूं, वो सेल्फ मोड प्रधानमंत्री, जो पहले किसी की जाति नहीं बताते थे कि उनके कैबिनेट में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं, कितने ठाकुर मंत्री हैं, कितने वैश्य मंत्री हैं, और कोई उनसे पूछ नहीं रहा था कि इस बार आपने कितने दलित बनाए, कितने ओबीसी बनाए। लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लगा के करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे देश को बिना जाति पूछे बताने वाले लोग कि हमने 27 ओबीसी बना दी, हमने 12 अनुसूचित जाति के लोग मंत्री बना दिए। तो ये लोग दूसरे को जातिवादी कहते हैं जो सामाजिक न्याय के लोग हैं। तो वह दौर है, उस दौर में हम इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि अगर वाकई आप ओबीसी प्रधानमंत्री, अगर वाकई आपने ओबीसी कैबिनेट बना दी है, तो आपको मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाओं को तत्काल लागू क्यों नहीं करना चाहिए? ये जो अपने दोस्त अंबानी और अडानी के हाथ में आप पूरे देश को बेच रहे हैं, जबकि आपने वादा किया था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आपने सारा देश बेच दिया। वह जो बेचना है उसके पीछे क्या यह नहीं निहित है कि सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी सब बेच देंगे तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया? तो किस बात के पिछड़े और किस बात का पिछड़ा कैबिनेट? एक सवाल ये पूछने का वक्त है आज। तो मंडल कमीशन की पूरी अनुशंसाएं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। कई बार हम सामाजिक न्याय के सवाल को केवल आरक्षण तक सीमित कर देते हैं। आरक्षण तो बहुत छोटी सी चीज है सामाजिक न्याय में, बहुजन वैचारिकी में। उसके बाहर जो बाबू जगदेव प्रसाद नारा देते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह है सामाजिक न्याय, यह है वैचारिकी, कर्पूरी ठाकुर की वैचारिकी, ललई सिंह यादव की वैचारिकी, लोहिया और कांशीराम की वैचारिकी, कि ये जो 90% कमेरा जाति के लोग हैं, श्रमजीवी जाति के लोग हैं, ये उनके हक की बात। तो एक तो ये बात मुझे कहनी थी। दूसरी बात जो कि आपका विषय है जाति जनगणना, मैं इसी से जोड़ करके अपनी बात संक्षेप में कह करके अभी विराम ले रहा हूं कि जब मंडल कमीशन के शुरुआती पन्नों को पलटेंगे तो आप वहीं देखेंगे कि कमीशन के लोग इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम पिछड़ी जाति के लोगों को पहचान करें, उनकी संख्या के आधार पर उनके उत्थान के लिए हम सिफारिशें दें। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आंकड़े ही नहीं है। 1931 की जाति जनगणना के आधार पर हमें काम करना पड़ा, और कुछ एक जो सर्वे किए थे उसके आधार पर काम करना पड़ा। तो शुरुआती पन्ने में उन्होंने कहा कि इस देश में तत्काल जाति जनगणना कराई जानी चाहिए ताकि सच्चे आंकड़े पता चले। बिना आंकड़े के आप कैसे पहचान करेंगे कि वो आबादी इस देश में कितने फीसदी है जो वंचित शोषित रह गई, जो कमेरा जाति के लोग हैं, जो श्रमजीवी जाति के लोग हैं, वो परजीवी कैसे उसका हक मार रहे हैं? तो एक तो ये बात थी। अब इससे जाति जनगणना वाले सवाल जोड़ना मैं चाहता हूं, वो ये बात जोड़ना चाह रहा हूं कि जाति जनगणना से क्या होगा। जाति जनगणना से ये पता चलेगा कि इस देश में कितने फीसदी ओबीसी हैं, क्योंकि जब तक मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी उसके बाद से तो तमाम जातियां और ओबीसी में शामिल की गई ना, कोटा तो नहीं बढ़ाया गया। तमाम जातियां शामिल होना चाह रही हैं क्योंकि 1931 में उन्हें यह बात समझ में नहीं आई थी कि वो उस जनगणना में खुद को ओबीसी लिखवाएं कि अपर कास्ट लिखवाएं या सवर्ण लिखवाएं, जनरल लिखवाएं। इसी तरह से जब 1980 में रिपोर्ट आई तब का परिस्थितियां अलग थी, और आज 31 साल हो गए हैं, क्या 3 दशक में परिस्थितियां बदली नहीं? तो आंकड़े अगर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी आबादी कितनी, इनमें किस जाति के लोग कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि केवल जाति के आंकड़े नहीं पता चलेंगे, फिर उससे एक देश के सामने खाका बनेगा कि अच्छे इस जाति के लोग की संख्या इतनी है, इनके पास शिक्षा इतनी है, रोजगार इतना है, जमीनें इतनी है, संसाधन इतना है, ये समाज में कहां खड़े हैं।
इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, ताकि आप एक राष्ट्र को चलाने के लिए जब नीतियां बनाते हैं कि कौन पिछड़ गया है उसके लिए खास तवज्जो दें, कौन ज्यादा आगे निकल गया इसलिए अब उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसके आंकड़े आपके पास होंगे। इसलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी। तीसरी बात, जाति जनगणना के आधार पर जब पता चलेगा कि सवर्ण तबके के लोगों की आबादी कितनी है और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय में, जमीन में कितनी जगह घेर ली है, तो जाति जनगणना का सवाल इसलिए जरूरी है ताकि पूरे देश का आंकड़ा आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट लोग कहां कहां रहते हैं, कितना किसको मिला और किसको नहीं मिला, जो पीछे रह गया उसको मदद कीजिए। और आखिरी बात कि ये जो झूठे तर्क दिए जाते हैं, आखिर जाति जनगणना कराने से किसको दिक्कत है? उन लोगों को जो जरूरत से ज्यादा जगह घेरे हुए, जो दूसरे का हक मारे हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते जाति जनगणना हो। जाति जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ता है। 1931 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई तो क्या इस देश में जाति के नाम पर भेदभाव बंद हो गया, बलात्कार बंद हो गया, हत्या बंद हो गई, शिक्षण संस्थानों से लेकर के न्यायपालिका में हर जगह भेदभाव खत्म हो गया? ये मेरा आरोप है कि धर्म गिनने से जैसे सांप्रदायिकता नहीं बढ़ी, वो रथ यात्रा से बढ़ी, वो बाबरी मस्जिद पर हमला करने से बढ़ी, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने से बढ़ी है। गिनने से धर्म बढ़ने से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ी, वैसे जाति गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ेगा। फिलहाल मुझे अपनी बात इतनी कहनी है, और भी वक्त है। सुनीलम जी हैं, सुनीलम जी को मेरा अभिवादन, वो मैं उनको सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी ने बहुत सटीक ढंग से अपनी बातें कही। सामाजिक न्याय एक जीवंत और न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अंश है, पूरा का पूरा समानार्थी नहीं। और सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण सबों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संदर्भ में केवल 90 साल पुराने तथ्य, जनगणना के तथ्य से काम नहीं चलने वाला है। और 10 साल पहले भी जो जनगणना हुई थी उसको छुपाने से काम नहीं चलने वाला है। किन लोगों ने, किन समूहों ने अतिक्रमण कर रखा है, किन लोगों की दावेदारी अभी भी उपेक्षित है, ये समझने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। इन बातों के साथ उन्होंने इस विषय को खोला है। अब हम आमंत्रित करते हैं साथी सुनीलम जी को, जो समाजवादी परंपरा के और किसान आंदोलन की परंपरा के जुझारू साथी हैं। सुनीलम जी अपनी बात रखती हैं। जी, सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, जो आज चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि जो लक्ष्मण यादव जी हैं वो तो इस विषय के ऊपर अथॉरिटी है। मुझे तो रामशरण जी का आदेश हो गया, वो हम लोगों के अग्रज हैं, इसलिए मैं उपस्थित हो गया। इसमें जो बात जोड़ने की है वो पहली बात तो ये है कि अभी जो मेरी चर्चा हो रही थी उससे ये निकला कि 4.5% जो है वो जो माइनॉरिटीज के अंदर जो ओबीसीज हैं उनको 27% के अंदर जोड़ने का काम किया गया है। अब ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं माइनॉरिटीज के तौर पर मैंने इसलिए शुरू किया कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, तो पिछड़े का मतलब उन्होंने केवल पिछड़ी जातियों को उसमें शामिल नहीं किया था, उन्होंने उसके अंदर महिलाओं को भी शामिल करने का काम किया था और माइनॉरिटीज को भी उन्होंने शामिल करने का काम किया था। और इसीलिए ये सवाल जो है फिर सच्चर कमीशन के अंदर भी उठा और ये सवाल जो है रंगनाथ मिश्रा कमेटी के अंदर भी आया और उसके अंदर भी ये वाली बात आई कि 15% के लिए आरक्षण देना चाहिए और 15% माइनॉरिटीज में देना चाहिए और उसके अंदर 10% मुस्लिम्स हैं तो उनको देने का काम करना चाहिए। तो ये जो सवाल है इसको बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्मण यादव जी ने रखा है कि ये राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। अब सवाल ये है कि जब पूरे अपोजिशन ये कह रहा है कि आप कराइए तो सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? तो हम लोग जो कहते हैं कि ये मनुवादी सरकार है तो उसका ये एक किस्म का बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने बीच में कहा था कि हम इसको कराएंगे। जब अपोजिशन में थे तब भी वो इस बात की डिमांड को उसको उठाते रहे थे, लेकिन अब जब बारी आई कि इसको इस बार का सेंसस कराना है तो वो पीछे हट गए। और अब अगर पीछे हट गए तो इसका मतलब 10 साल के बाद 231 आएगा, 2031 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1931 में हुआ था, इसका मतलब 100 साल के बाद में फिर जनगणना
होगी और उसके अंदर अगर देश भर के अंदर दबाव बना, देश भर के अंदर एक कंसेंसस बना, तब इसके अंदर जाकर के जनगणना होने का काम होगा। और सरकार क्यों घबरा रही है, क्यों नहीं कर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार को मालूम है अभी तो 27% के ऊपर मामला अटका हुआ है, लेकिन अभी अगर देखा जाए 31% के हिसाब से तो भी जो है वो मामला 52% के ऊपर तो गया। वैसे 54% के ऊपर जाकर के अगर आज की तारीख में देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि मतलब तमाम किस्म के जो अनऑफिशियल सर्वेस हैं वो कि 60% के ऊपर गया है। और 60% के ऊपर अगर ये गया है और ये बात अगर आ जाती है, और ये वाली बात आ जाती है कि किस तरीके का पिछड़ापन है, जैसे एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इस देश के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके पिछड़ेपन को जो है पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का काम किया, और मालूम पड़ा कि कई जगह पर जो मुस्लिम्स हैं वो दलित से भी ज्यादा जो है इकोनॉमिकली या जो है उस तौर पे वो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक तौर पर वो पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये पूरा का पूरा मामला बूमरैंग करेगा। फिर ये मामला जो है लोग अपने अपने जो है लोग ये मांगेंगे, अपने हक और अधिकार मांगने का काम लोग करेंगे, और लोग ये कहेंगे कि हमको जो है ना, हमको लोग जो है आप जो है एक सेकंड आप तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार इसको लेकर के, आपको मालूम है लालू यादव जी ने इसको लेकर डिमांड की है, आपको ये मालूम है कि इसको लेकर के जो है तेजस्वी यादव ने डिमांड किया है, इसको लेकर नीतीश कुमार ने डिमांड करने का काम किया है। तो बिहार के अंदर तो आप अगर देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों इसके अंदर एक राय है, और जो है आप ये भी आपको मालूम है कि इसको लेकर के महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जो है रिजोल्यूशन भी होने का काम किया गया है कि जो है पिछड़ी जातियों की गणना होना चाहिए। तो इसमें ये है कि अब जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी इसके अंदर दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो है इसको लेकर के स्टेट अपना निर्णय करने का काम करे। तो ये सरकार जो है वो पिछड़े वर्गों को अपना अधिकार देने को तैयार नहीं है, और जनगणना अगर हो जाएगी तो जिसे कहा जाए कि पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए वो इन सवालों को वो उठाने देने के लिए तैयार नहीं है, सर्वे कराने को तैयार नहीं है। अब इससे बड़ा एक सवाल ये है कि अगर आप इस देश में प्रॉपर किस्म की प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर किस्म की प्लानिंग के लिए आपको आपके पास में पूरे हर तरीके के डिटेल्स होने चाहिए, और वो डिटेल्स आपके पास में नहीं है, और जानबूझ के नहीं लेना चाहते। ऐसा क्यों है कि आप SC ST के लेना चाहते हैं और आप OBC के नहीं लेना चाहते, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके लेने का काम आप नहीं करना चाहते। तो ये एक किस्म का बायस दिखाता है पिछड़े वर्गों के खिलाफ नहीं। वैसे तो जो है निट के अंदर भी वो हम कुछ करेंगे प्रावधान करने की बात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कही, अपने आप को वो पिछड़े वर्गों के साथ आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है जनगणना की तो वो उसके साथ में वो पीछे हट जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो OBCs हैं उन्होंने तो एक बहुत बड़ी ताकत लगाने का काम किया है, और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं पर रोज इसको लेकर के आंदोलन चल रहा है, और सब जगह पर एक ही बात चल रही है कि इसका जनगणना कराने का काम किया जाए। लेकिन सत्तारूढ़ दल जब तक नहीं कराएगा तब तक ये होना संभव नहीं है। तो एक बात तो यह है कि सरकार अपने जो खुद राजनाथ सिंह ने कहा था उससे पीछे हट रही है। इसके अंदर एक और बात है कि 2011 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है कि इकोनॉमिक और कास्ट सर्वे नाम से उन्होंने कराया, लेकिन उन्होंने जो है उसको जो है जारी करने का काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, जबकि उनके पास में पूरा डाटा था, सरकार का वो एक निर्णय था, तो उसको जाति के साथ में उसको उन्हें जो है जारी कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि जो बात कही गई थी कि अगर राष्ट्र निर्माण में जब तक सभी जातियों की, सभी वर्गों की, सभी समूहों की जब तक भागीदारी नहीं होगी तो ये राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। तो हमारा जो ये सवाल है, ये सवाल केवल आरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है,
ये सवाल लोगों की भागीदारी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये राष्ट्र निर्माण के साथ में ये जुड़ा हुआ है, और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को जो अधिकार देता है, संवैधानिक जो अधिकार देता है, उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर जब पिछड़ी जातियों का नाम जब आएगा, उनका आप जब सेंसस कराया जाएगा और उसके अंदर ये निकलेगा कि वो आर्थिक तौर पर या शैक्षणिक तौर पर या तमाम आधार के ऊपर वो पिछड़ी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डलेगा कि ना केवल आप जितनी आबादी है उतने परसेंटेज के हिसाब से आप हमको आरक्षण दो, बल्कि उसके साथ में ये भी होगा कि हमारा वो रिसोर्सेस के ऊपर भी दावेदारी करने की बात आएगी, क्योंकि मामला तो पूरे देश के संसाधनों का है। तो संसाधन इस समय जो बात है वो ये है कि देश के अंदर 73% संसाधन 1% लोगों के पास में सिमट गए हैं, और ये वाली बात को जातिगत आधार पर भी समझा जाना जरूरी है। इकोनॉमिक आधार के ऊपर तो लगातार सर्वे होता है, तो इकोनॉमिक आधार पर अगर होता है तो वो जाति के आधार पर क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी जनगणना कराएंगे तो इससे जातिवाद बढ़ जाएगा, तो जातिवाद तो हिंदुस्तान में ऐसा है कि ऑनर किलिंग्स बड़े पैमाने पर हो रही हैं। ऐसा है कि अगर दूल्हा चढ़ जाएगा तो उसकी जो है हत्या हो जाएगी, या उसकी पिटाई होगी, या उसकी बूछे काट दी जाएंगी। जिस तरीके का जातिवाद का घिनौना स्वरूप चल रहा है, जितना घृणित रूप में चल रहा है, वो किसी भी हालत के अंदर बढ़ने वाला नहीं है। केवल इतना जरूर होने वाला है कि जब सब कुछ सामने आ जाएगा तो सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम करेंगे, जो कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है। वो हिस्सेदारी दी ही जानी चाहिए, और अभी तो कई बार ये डिमांड तो उठी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये सब जो बात है ये पूरी जनगणना के साथ में और भी ज्यादा स्पष्टता के साथ में उभरेगी। फिर ये भी एक सवाल आता है कि अगर मान लीजिए ब्राह्मण जो है, अगर वो 2.5% है या 1.5% है या 4% है, जो भी है, तो फिर उसके पास में मतलब न्यायपालिका से लेकर के और IAS और IPS और तमाम सारी जो मुख्य हैं उसके अंदर उतनी जगह फिर उसको नहीं मिलेगी। सबको कम से कम एक न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, सभी क्षेत्रों के अंदर न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। तो ये सब सवाल तमाम सारे उठेंगे, और इन सब सवालों को कुचलने का एक ही तरीका है कि आप जनगणना कराने का काम नहीं करो। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है, बहुत साफ साफ तौर पर दिखता है कि इसमें एक पूरे देश में पोलराइजेशन हो गया है, और ये ऐसे लोग हैं कि ये तो गिनती करना ही नहीं चाहते। ये तो ऐसे हैं कि ऑक्सीजन से कितने मरे उसकी गिनती इन्होंने नहीं करना चाहते। अचानक लॉकडाउन लगा दिया, कितने लोग पैदल लौटते समय मरे उसकी गिनती नहीं कराना चाहते। अभी जो शहीद हुए हैं किसान 600, उनकी गिनती नहीं करना चाहते। तो ये सरकार तो गिनती करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि ये जो भी जब कुछ गिनती होती है तो तथ्यपूर्ण आंकड़े सामने आते हैं, तो ये पूरा भ्रम का जाल जो फैलाते हैं और जो केवल अपना प्रचार के ऊपर आधारित होकर के ये जो पूरी राजनीति करते हैं, वो राजनीति पूरी तरीके से बंद होने वाली है। और मुझको लगता है कि ये जो जनगणना का सवाल है इसके अंदर जो है मुस्लिम्स भी उतना ही इफेक्टेड, जितना इसमें हिंदूज इफेक्टेड हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ये जो है बैकवर्ड क्लासेस की बात है, और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो चाहे जो लोग ऐसे हैं, बढ़ाई हैं, लोहार हैं, इस तरीके के जो काम करने वाले बढ़ई हैं, वो सब लोग जो है वो क्लासेस के हिसाब से इसके अंदर वो शामिल हैं, और सभी चाहते हैं कि उनको राष्ट्रीय उसमें संसाधनों के अंदर भागीदारी मिले। और जो पावर स्ट्रक्चर है ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है, और इसलिए जो लोग आज पावर स्ट्रक्चर में बने हुए हैं वो इन लोगों को, इन वर्गों को जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको जगह नहीं देना चाहते। तो ये एक किस्म का संघर्ष है, और ये संघर्ष जो है आगे चलेगा। लेकिन आपने देखा था कि मंडल के बाद में इस देश के अंदर पॉलिटिक्स बदल गई थी, और आने वाले समय में जब ये जनगणना की बात होगी और सब निकल करके आएगा, तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा कि नौकरियों के अंदर आरक्षण दो, पर ये मामला यहाँ पर जाएगा कि भाई आप पार्टियों के टिकट भी दो। अभी तो ये वाली बात होने लगी है, जिसे लोग सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर ये कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि भाई एक जो है अगर पिछड़े वर्ग के नाम पर केवल 1 या 2 जातियों को आप केवल आप टिकट दे देंगे या उनका राज काम हो जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। जो पिछड़ी जातियां हैं और भी जो लोग हैं उनकी जो उसके अंदर आबादी है,
तो ये एक तरीके से सबकी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक रास्ता इसके अंदर प्रशस्त होने वाला है। तो ये एक मिथ जो क्रिएट किया जाता है कि इससे जातिवाद बढ़ने वाला है, इस हमको तोड़ने का काम करना पड़ेगा। जिस विद्रूपता के अंदर जाति व्यवस्था पहुंची है उसके नाश करने की जरूरत है, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और हमको लगता है कि हम लोगों को जो भी इस धारा और परंपरा के हैं, जेपी को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले, जो गांधीवादी हैं, जन आंदोलनों के लोग हैं, इस समय जो आंदोलन जनगणना के समर्थन में और पक्ष में चल रहा है, हमको भी उस आंदोलन के साथ में दमदारी के साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये न्याय का मामला है, मतलब जस्टिस का ये मामला है, और ये एक समान बंटवारे का मामला है, और ये संवैधानिक मूल्यों का मामला है। और इसके लिए हमें सबको इसका समर्थन करने का काम हमें करना चाहिए। यही कुछ बातें हैं जो मैं अभी कहना चाहता था। शुक्रिया। नीलम जी ने अपनी बात पूरी की। जो लोग मौजूदा सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, इसकी मुख्य वजह यह है कि ये सरकार मूलतः मनुवादी सरकार है। कुछ लोगों का, सवर्ण लोगों का या कुछ पावर स्ट्रक्चर में काबिज लोग जो हैं, वो लोग अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इस कारण से समाज का आर्थिक राजनीतिक सच क्या है ये छुपा कर रखना चाहते हैं। ये लोग सत्य के विरोध में गिनती भी नहीं करना चाहते हैं, गिनती से बचना चाहते हैं, यानी सत्य से बचना चाहते हैं, झूठ के आधार पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग जातीय जनगणना जैसे सवालों को छोड़ने की से बचने की कोशिश करेंगे लगता है। और अब इस पर अपनी टिप्पणी या सवाल, जो साथी सहभागी हैं वो अपनी टिप्पणी या सवाल अपना रख सकते हैं, और अपनी उनकी टिप्पणी और सवाल आमंत्रित। मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए। मेरी राय ये है कि ये सरकार जनगणना की घोषणा करे, उसके पहले जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो कि वो जनगणना पर रोक लगाए जब तक कि इसमें जातीय जनगणना को शामिल नहीं किया जाता है, या जातीय जनगणना को शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। यदि एक बार केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर देती है, तब फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और ये वर्ष जनगणना का है 2021। तो इसके लिए मैं खास करके रामचंद्र जी, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्देश दिया है वो केवल नोटिस दिया है, और स्वाभाविक तौर पर भारत सरकार कहेगी कि हमारी पूरी प्रोसेस इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उस प्रोसेस के अंदर नए कॉलम्स को जोड़ना और पूरी प्रक्रिया को करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो अब और उसका इतना एडिशनल खर्चा है, और अभी कोरोना काल चल रहा है, तो मतलब नहीं करने के 360 जो बहाने होते हैं वो भारत सरकार वहां पर बताएगी। और मुझको ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो लोग राजपाट चला रहे हैं। तो वो लोग जो है आगे बढ़ करके कहेंगे कि नहीं आप कराइए और ये हमारा निर्देश है। ऐसा मेरे को इसमें बहुत डाउट है। लेकिन तमाम वैसे फैसले भी हुए हैं कि संभावना हो भी सकती है, लेकिन अभी तो क्या है कि ये मसला केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। इसके अंदर जो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपनी पोजीशन लेने वाली हैं। सब स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपने एफिडेविट जमा करेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम ही है कि तमाम सारी जातियां जो है एक जगह पर बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी में आती हैं, दूसरी जगह पर वो नहीं आती हैं, है ना। और कई जगह पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम ओबीसी में थे तो हमारे को जो है उसमें ट्राइबल्स के अंदर लिया जाना चाहिए। तमाम सारी इसमें जो पेच हैं, तो वो सब पेच जो है वो सरकार सामने ला करके और सुप्रीम कोर्ट को कहेगी कि भाई जब तक ये चीजें सेटल नहीं होती तो इसके अंदर हाथ डालने से तो ठीक नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इतने जल्दबाजी के अंदर कोई ऑर्डर करने का काम नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का आंदोलन 255 दिन से चल रहा है, और इस आंदोलन के अंदर जो है क्या सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है और उन्होंने एक तरीके से इसको रोक रखा है तीनों कानूनों के ऊपर। तो ये हो सकता था कि पिछले 1 साल के अंदर इसकी लगातार सुनवाई करके जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इसको चैलेंज करने का जो काम किया गया है, बाकायदा उसके खिलाफ में वो निर्णय कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट से हम बहुत ज्यादा अपेक्षा करना मुझे लगता है
कि हाँ, वो लेकिन इधर ठीक कुछ नहीं रुख होगा। बदला हुआ है कोर्ट का, इसलिए हाँ, एक बार कोर्ट फिर का से। रुख बदला हुआ, ये बात सही है, लेकिन इसमें सरकार के पास में इतने सारे एक तरीके से आधार होंगे ये बताने के कि भाई हमारे लिए जो मशीनरी है उसके हिसाब से और जितना काम आगे बढ़ चुका है उसके हिसाब से एक तरफ से लोगों को फिर से ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसस को लेकर के मतलब एक तरीके से लाखों लोग जो लगते हैं पूरे देश में, उसका तंत्र है और उसकी ट्रेनिंग होती है ना। तो वो और फॉर्म्स होते हैं उसके, वो सब काम वो कहेंगे कि भाई हमारा तो ये काम एक तरीके से रोलिंग उसके अंदर है, तो इसलिए हमको ये सब हमारा वेस्ट जाएगा, उसके लिए संसाधन चाहिए पड़ेंगे, संसाधन के लिए मतलब बजट चाहिए पड़ेगा, वो अतिरिक्त बजट जो है सरकार, ऐसा मतलब आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी किया नहीं है, तो इसलिए अपेक्षा करना जो है वो ज्यादा ही हो गई। लेकिन हाँ, फैसला आई था इंदिरा गांधी के खिलाफ में, है ना। तो इसलिए अपेक्षा तमाम नहीं भी सारी हो तो चीजें सुप्रीम कोर्ट करते ही रहता है ना। जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से अपना ये भी इस प्रश्न को, इस चुनौती को भी ध्यान देते हुए रामशरण जी बोले। रामशरण जी बोलिए। नहीं, मुझको और कुछ नहीं कहना है, मेरा एक ठीक है, और सुझाव कोई था कि साथी? कुछ कोर्ट में। हाँ, वो तो घनश्याम, नहीं भी नतीजा आया लेकिन कोशिश तो करते रहने चाहिए। चलिए घनश्याम जी बोलेंगे अपनी बात। घनश्याम जी नहीं है क्या? घनश्याम जी घनश्याम जी हैं, माइक बंद, लाइट बंद है। वो नहीं मन, है। हाँ बोलिए। लगभग लगता है कि समय खत्म हो रहा है, तो हाँ हाँ, हम और हमको भूख लग गई, हम खाना खा रहे हैं, समझे। ठीक है। तो देखिए आज की चूंकि समय 40 मिनट का समाप्त हो रहा है, इस कारण से बीच में ही लगता है बंद हो जाएगा, तब हम अपनी बात रख रहे हैं हाँ ठीक है। संक्षिप्त में कि जातीय जनगणना का प्रश्न एक सच जानने का ऐसा बुनियादी सच जिसके आधार पर देश की लोकतांत्रिक संरचना को, राष्ट्र निर्माण को और जितने डायमेंशन है, विविधताओं की भागीदारी को, इन सारे चीजों को हासिल करने के लिए एक अनिवार्य मामला है जातीय जनगणना। और इस तरह से जितनी विविधताएं हैं समाज में, उनकी जानकारी, उनका उल्लेख और उनकी आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के आधार पर ही समाज में समता की, न्याय की, स्वतंत्रता की नहीं भी कहें, लेकिन समता की और न्याय की संरचना को विकसित करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। और इस कारण से जातीय जनगणना एक जरूरी संदर्भ है, जरूरी दायित्व है सरकार का, और ये हमारा जनता का अधिकार है। इतनी इस दिशा में बातें हैं, और इस दिशा में हम हस्तक्षेप और कैसे कर सकते हैं, जैसे रामशरण जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीतिक आधार पर आंदोलन चला के एक जो ध्रुवीकरण बना हुआ, जिसके आधार पर जातीय जनगणना ही नहीं, हर तरह के सच के खिलाफ, समता के खिलाफ, और उस कारण से हर सच के खिलाफ, खड़ी रहने वाली सरकार के खिलाफ ध्रुवीकरण को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक शक्ति को विकसित करने के लिए भी ये प्रश्न पर को संबोधित करना और इस प्रश्न को तीखा बनाना जरूरी है। ये दिशा यहाँ से हमारी वक्ताओं की भी है, हम लोग की भी दिशा बनती है, और इस दिशा में हमारी भूमिकाएं, वैचारिक भूमिकाएं रहेंगी। इतना करके आज की जो बैठक है, आज की जो परिचर्चा है, उसको अंतिम मुकाम उसको समाप्त किया जाता है। लक्ष्मण जी